हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो यार उम्मीद करता हूं आप सभी लोग की स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी, है कि नहीं। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपके लिए खुला हुआ रहता है हमेशा कमेंट सेक्शन। आप जल्दी जल्दी अच्छा अच्छा कमेंट कर सकते हो। जैसे कि आप जानते हैं पूरा सिलेबस आप लोग का पढ़ा के रखा हुआ है। हर एक चैप्टर्स के हर एक सब्जेक्ट के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस इसी चैनल पे आपको देखने मिल जाएंगे। ढूंढिए और पढ़ाई करते रहिए। लेकिन आप लोग के लिए यार हम हर दिन मेहनत करते हैं और आपके लिए फिर से एक बार और रिवीजन लेक्चर लेकर आ गए, जिसमें हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं 8 स्टैंडर्ड का साइंस का एक बेहतरीन चैप्टर का जो पार्ट 2 है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चैप्टर हमारा चल रहा था ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम। ये बेहतरीन चैप्टर है जिसमें हम लोग ने एक लेक्चर ले लिया, बहुत सारी चीजें रिवाइज कराई, जिसमें हमने आपको रेस्पिरेशन और पूरा एंटायर बॉडी, अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो पूरा एंटायर बॉडी कैसे वर्क करता है वो सभी चीज हमने बताई थी। देख सकते हो आप लोग, ये पूरा रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस हमने एक्सप्लेन किया था। आई नो डायग्राम देख के थोड़ा हंसी आ जाएगी आप लोग को, लेकिन यार ट्रस्ट मी, पढ़ने में और पढ़ाने में बहुत मजा आएगा आप लोग को। मैंने पढ़ाया, आप लोग पढ़ना। अगर आपने नहीं देखा इसके पहले का लेक्चर रिवीजन, इसी चैनल पे वीडियोस के अंदर जाना, वीडियो सेक्शन के अंदर, और ढूंढना। आज इसी को आगे बढ़ाएंगे और हमारा जो आगे का पार्ट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या है वो पार्ट, जो कि है हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का पार्ट। ये चैप्टर जैसे आप देख सकते हो दो पार्ट में डिवाइडेड था। एक पूरा रेस्पिरेशन के ऊपर था और दूसरा था ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर। तो रेस्पिरेशन का पूरा कि ऑक्सीजन कहां लेते हैं, कैसे लेते हैं, कहां जाता है, लंग्स में जाता है, कैसे होता है, पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया है। जाओ जाके वीडियो देखो। ये तो रिवीजन वीडियो वैसे भी चल रहा है और वैसे भी आप लेक्चर वीडियोस देखोगे तो और डीप में समझाया हुआ है। ठीक है, तो चलिए रिवीजन शुरुआत करेंगे आज फिर से, जो कि है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का। अब ये होता क्या है ब्लड सर्कुलेशन, जैसे मैंने आपको बहुत पहले समझा रखा है। हमारे पूरा शरीर जो है आपका पूरा खून से भरा हुआ है। अब आप बोलोगे कि सर यस पूरा खून से भरा है, लगभग आप देखोगे 5 लीटर के आसपास आपके शरीर में खून बहता है। और ये खून जो होता है ये एक कनेक्टिव टिश्यू का काम करता है। और ब्लड एक्चुअल में क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है वो भी आज देखने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहना, इस वीडियो के एंड तक पूरा देखना। अगर आपको स्लो लग रहा है, वीडियो स्पीड बढ़ा सकते हो, 1.25 की स्पीड से आप देख सकते हो, ताकि और ज्यादा फास्ट तरीके से और टाइम बचा सको, आप पढ़ सको। तो ब्लड सर्कुलेशन की हम बात कर रहे थे, तो हमारे हर एक ऑर्गन को ना ब्लड की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि ब्लड क्या करता है, कनेक्शन का काम करता है। जैसे हमारे जितने भी बल्ब होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिवाइसेस होती हैं, उसमें ना वायर लगा होता है। अगर वायर नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जाएगी? मुझे एक बात बताओ, अगर वायर नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जाएगी? तो जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए, फैन के लिए, टीवी के लिए, लैपटॉप के लिए, ये पीछे डिजिटल स्क्रीन के लिए, हर एक के लिए क्या चाहिए? बिजली चाहिए। वैसे आपके पूरे बॉडी के वर्किंग के लिए आपको ब्लड चाहिए। और ब्लड काम करता है पहुंचाने का बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें, जैसे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी चीज का ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है। तो थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। जैसे मैंने बोला कि ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द वेरियस सब्सटेंस। हमारा जो ये जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे पानी को, हार्मोन्स को, बहुत इंपॉर्टेंटली। कभी आपने महसूस किया है कि जब आप आपको कभी कुछ चीजें जब पसंद आती है तो आपके मन में ना ऐसा कुछ अलग से आता है? कभी ऐसा हुआ है कि आपके साथ कि जब खुश होते हो आप तो अलग से आपको एक फील होता है, कभी गुस्सा आता है तो ऐसा अलग से फील होता है? कभी नोटिस किया है? तो वो जो आपका भी जो एक्सप्रेशन आ रहा है, चाहे खुशी जो आ रही है अंदर से, चाहे दुख आ रहा है, गम आ रहा है, या फिर कोई अदर फीलिंग्स जो आती है ना, किसी एक XYZ पर्सन के लिए हमें फीलिंग आ जाती है। कभी देखा है कि कोई लड़का है, एक अच्छी सुंदर सी लड़की दिख गई, अरे यार क्या लड़की है यार, दिल में तो बटरफ्लाईज आ गई, ऐसा होता है? तो ये एक हार्मोनल चीज है, ये एक हार्मोनल चीज है। और ये हार्मोन्स कैसे फ्लो होता है? हमारे ब्लड के थ्रू फ्लो होता रहता है। ऑक्सीजन जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, जैसे मैंने रेस्पिरेशन में पढ़ा है, ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, तो ये पहुंचाने का काम कौन करता है? हमारा ब्लड। ठीक है, जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। न्यूट्रिएंट जो हम खाते हैं और भी जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ये सभी चीज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से ही हो पाता है। और ये जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स जिम्मेदार है? सबसे पहले हार्ट, जो हमारा दिल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे लोग बोलते हैं दिल जो है ना ये प्यार करने के लिए बना हुआ है। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं ना दिल से सोचना, दिमाग से सोचना अलग अलग चीज होती है। भाई ऐसा कुछ नहीं होता। दिल सोचने का काम नहीं करता है, दिल सिर्फ ब्लड को पंप करने का काम करता है। ये तो ह्यूमन ने और कोई बॉलीवुड मूवीज ने ऐसा एक कंसेप्ट दे दिया है कि प्यार होता है दिल से। ये सब मतलब ये बातें नहीं है, ये आपके सब माइंड से ही कंट्रोल होता है। हाँ, बस ये होता है कि जैसे ही आप किसी को देखते हो या फिर आपको कोई चीज पसंद आती है, तो आपके दिल में जो ना वो अच्छा फीलिंग जो आता है ना, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स। एंड हार्मोन्स को रेगुलेट कौन करता है? ब्लड। और वो ब्लड को रेगुलेट कौन करता है? आपका हार्ट। इसीलिए आपके दिल में ना ऐसा गुदगुदी टाइप की फीलिंग आती है। एंड वो क्यों होता है? बिकॉज आपकी हार्ट बीट कभी फास्ट हो जाती है, बिकॉज वो चीज आपको अच्छी लगी, तो आपके ब्रेन ने सिग्नल भेजा हार्ट को, हार्ट बीट को फास्ट किया, कम किया, ब्लड प्रेशर को हाई किया, कम किया। तो इस प्रकार से चीजें होती है। ठीक है, तो ये गलत फहमी में मत रहना कि दिल भी सोचता है। दिल के पास कोई दिमाग नहीं होता सोचने के लिए, हमारा ये दिमाग अकेला काफी है। तो हार्ट हो गया ब्लड को पंप करने के लिए, ब्लड वेसल्स हो गया, जैसे हमारे शरीर में पाइपलाइन होती है, ठीक है ना।
उसी प्रकार मतलब जो पाइपलाइन जो हम बोलते हैं, तो वो पाइपलाइन क्या है, हमारी नसें हैं, ब्लड वेसल्स मतलब नसें, और कैपिलरीज होती है जो एकदम बारीक बारीक छोटी छोटी हेयर लाइक नसें होती है, जो हम एक्सप्लेन करेंगे आपको। तो सबसे पहले बात करेंगे हार्ट के बारे में। तो ये आपको दिख रहा है, ये एक हार्ट है। दिल एक्चुअल में लोगों ने बदनाम करके रखा हुआ है दिल को, कैसा कि दिल ऐसा दिखता है। लोगों ने बोला कि दिल ऐसा दिखता है। ऐसा होता है क्या दिल भाई? कभी आपने नोटिस किया है दिल ऐसा होता है और ऐसा एरो बना देते हैं वो लोग? दिल ऐसा नहीं होता, दिल ऐसा दिखता है। खतरनाक दिख रहा है, यस। तो एक्चुअल में एक ह्यूमन का, ये कलरफुल नहीं होता, पहली बात तो ये मैंने कलर मारा हुआ है, कलरफुल नहीं होता है, ठीक है। तो ये दिल एक मसल के कलर का, जिस प्रकार आपका ये मसल का कलर है हल्का रेडिश पिंकिश कलर का, वैसे आपके हार्ट होते हैं, और उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट, ऑर्गन्स मतलब बहुत सारे पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं उस दिल के अंदर। तो सबसे पहले समझेंगे कि हार्ट कहां प्रेजेंट होता है। हार्ट एग्जैक्टली प्रेजेंट होता है आपके लगभग सेंटर और उसके थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ। अगर आप देखोगे अपने आप को, तो आपका ये बीच वाला पार्ट है, यहां पे बीच है, बीच से लेके थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ जाओगे तो यहां पे आपका क्या है, हार्ट यानी दिल प्रेजेंट है। और ये कहां प्रेजेंट है, बिहाइंड द थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक केज, यानी जो आपका हड्डी दिख रहा है, ये आप इसको से मारो, ये हड्डी है आपका, तो हड्डी मतलब रिब केज है, थोरेसिक कैविटी बोलते हैं, थोरेसिक केज बोलते हैं। ये इसलिए है ताकि आपके हार्ट को और लंग्स को वो बचा सके, नहीं तो यार कोई भी आके मारेगा, आपके लंग्स और हार्ट में चोट लग जाएगा, आप मर सकते हो। तो ये बचाता है हमको, ठीक है। कहां प्रेजेंट होता है, बिटवीन लंग्स, दो लंग्स के बीचों बीच प्रेजेंट होता है, लेकिन थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ प्रेजेंट होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। साइज कितना होता है, एक हार्ट का साइज कितना होता है? लोग बोलते हैं इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, कुछ नहीं। आपकी मुट्ठी ले लो, हाथ ले ला, हाथ की मुट्ठी बंद किया, मुट्ठी बंद किया, ये जितना बड़ा साइज दिख रहा है ना, आप अगर छोटे होंगे तो आपका मुट्ठी भी छोटा होगा। मैं बड़ा हूं तो मेरा मुट्ठी बड़ा है, मेरे से भी जो हाइट में बड़े हैं, जो तगड़े हैं, उनका मुट्ठी मेरे से भी बड़ा होगा। तो जिसका जितना बड़ा मुट्ठी बनता है उतना बड़ा उसका हार्ट का साइज है। अब आप सोच रहे हो कि सर ग्रेट खली, जो खली था ना WWE में, ठीक है, वो खली का तो मुट्ठी बार बहुत बड़ा बनता होगा, तो ऑब्वियसली उसकी हार्ट भी बड़ी होगी, यस, क्योंकि उसकी साइज भी आप देखो ना, बॉडी 7 फीट का है वो, 7 फुट 4 इंच का आदमी है, इतना बड़ा होगा वो, तो उसकी हार्ट भी तो बड़ी होगी ना। तो जितना बड़ा, मतलब किसी का साइज पता करना है तो अगर वो मुट्ठी बंद करता है तो जितना बड़ा उसका मुट्ठी है इतना बड़ा उसका हार्ट रहेगा। और लगभग इसका जो वजन रहता है वो 360 ग्राम होता है। 360 ग्राम मतलब आधा किलो से कम, लगभग पाव किलो से थोड़ा ज्यादा उसका वजन होता है। और इसमें प्रोटेक्शन के लिए डबल लेयर का मेम्ब्रेन होता है, ताकि जो हार्ट है उसको चोट ना लगे। मसल्स का एक पेरिटोनियल मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसका मसल्स होता है। और ये पूरा का पूरा मस्क्यूलर ऑर्गन है, जो हमने स्टडी भी किया है, किससे बना हुआ है, कार्डियक मसल्स। स्पेशली हार्ट के लिए अलग मसल है, पूरे शरीर में एक अलग टाइप का मसल है हमारे शरीर के अंदर हार्ट के पास, ठीक है, वो कार्डियक मसल से बना होता है। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कंटिन्यूस होता है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक बार रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को हम लोग हार्ट बीट कहते हैं। हम दिल पे हाथ लगाते हैं तो हम लोग का दिल धड़कता है, धक 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 धक, लेकिन एक्चुअल में धक धक नहीं होता है, लब डब होता है। बायोलॉजिकल लैंग्वेज में, जो अभी नहीं पढ़ाना है मुझे आपको, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बता के रखता हूं, बायोलॉजिकल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं लब डब, ठीक है, लब डब लब डब लब डब, ठीक है ना। लोग क्या बोलते हैं, धक 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 धक, धक धक नहीं करता दिल, लब डब करता है, लब डब, ठीक है। तो वो आपको ध्यान में रखना है। जो आप 11th एंड 12th में पढ़ोगे क्या होता है, ये सिस्टोलिक प्रेशर, और भी होता है डायस्टोलिक प्रेशर होता है, और भी कई सारी चीजें होती है जो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। अभी आपका जो स्टैंडर्ड है काफी छोटा है, 8 स्टैंडर्ड है, क्योंकि देखो मैं कभी कभी 11वीं और 12वीं को पढ़ाता हूं, आप जानते हो जैसे, तो वो नॉलेज मैं आपको दे दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, और वो चीज आपको लिखना भी नहीं आपके एग्जाम में, बस बेसिक लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिलेगा, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड छोटा है। ओके, अब जैसे मैंने बोला हार्ट बीट कहते हैं उसको, तो जो धक धक हो रहा है, एक बार लब किया, डब लब डब, तो उसको हार्ट बीट बोलते हैं। तो लगभग हमारा जो ह्यूमन का हार्ट बीट होता है वो 72 टाइम्स होता है, एक मिनट के अंदर 72 बार धड़कता है दिल, याद रखना। एक इंसान का नॉर्मल एक मिनट के अंदर 72 टाइम्स दिल धड़कता है। अब ये जो हार्ट की बात करें तो हार्ट जो है 4 चेंबर में डिवाइडेड है, ठीक है, ये ध्यान में रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो हमारा दिल है वो लगभग ना ऐसे 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। मैं थोड़ा ना कलर रेड ले लेता हूं, यहां पे दिखाता हूं, ये इस प्रकार से ऐसा और इस प्रकार से ऐसा, तो ये 4 हिस्सा है। कैसा 4 हिस्सा है, एक हिस्सा जो है लेफ्ट की तरफ वाला, इसको बोलेंगे लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, याद रखना। पहली बात तो हार्ट 2 हिस्सों में मेन डिवाइडेड है, ऑरिकल्स और वेंट्रिकल। ऑरिकल्स ऊपर वाला, ठीक है, और वेंट्रिकल्स नीचे वाला। अब ऑरिकल में भी 2 हिस्से हैं, एक लेफ्ट का एट्रियम कहते हैं, लेफ्ट ऑरिकल बोल लो, लेफ्ट एट्रियम बोल लो, और एक राइट एट्रियम बोल लो। दिख रहा है, ये मैंने मार्क किया हुआ है, ये आप जब डायग्राम देखोगे अपनी बुक में तो ज्यादा अच्छी तरीके से समझेगा, इसको प्रैक्टिस करके लेना। तो मेन ऑर्गन क्या है, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम। उसी प्रकार नीचे क्या है, वेंट्रिकल्स था, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये इस तरफ जो है राइट वेंट्रिकल। तो ये हिस्सा आप देख पा रहे हो, ये लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल का, ठीक है, ये पूरा लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये पूरा राइट वेंट्रिकल है, ये ऊपर वाला लेफ्ट एट्रियम है, ये ऊपर वाला राइट एट्रियम है। और उसमें आप देख सकते हो बहुत सारी आर्टरीज एंड वेन्स है। आर्टरीज और वेन्स क्या है, इट इज नथिंग बट योर नस, जो आपकी नस होती है ब्लड को पंप करती है। जैसे मैंने बोला हार्ट पंप करेगा तो
ब्लड पहुंचाने का भी काम करता है ना, तो हमारे पूरे शरीर में क्या है, नस लगे हुए हैं। तो इसमें देखो राइट पल्मोनरी आर्टरी आया, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी नस, सेमिलुनर वॉल्व ऑफ सिस्टमैटिक एरोटा हो गया, इंफीरियर वीना कावा हो गया। अब इतना डिटेल में ये नहीं जानना कि ये क्या है, लेकिन आप डायग्राम के तौर पे 4 से 5 नाम अगर याद रख लेते हो, डायग्राम बना लेते हो, तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो ये था हमारे हार्ट के बारे में और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। लेकिन अभी तो सिर्फ हार्ट पड़ा। हार्ट क्या करता है, पंपिंग करने का काम करेगा, ये कुछ ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन उसके अंदर ब्लड वेसल्स वो भी हमें पढ़ना है। तो ब्लड वेसल्स जैसे मैंने बताया 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आर्टरीज और दूसरा होता है वेन्स। अब आर्टरीज मतलब ये भी नस है और वेन्स मतलब भी नस है, लेकिन दोनों का फंक्शन अलग अलग है। आर्टरीज जो होता है वो क्या करता है, इट कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी जो नस हार्ट से निकल रहा है और ब्लड जो है हार्ट से निकल के पूरे ऑर्गन के पास जा रहा है, मतलब द ब्लड मूविंग अवे फ्रॉम द हार्ट, दिल से निकल रहा है। पहली बात तो ब्लड हार्ट के पास आता है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, ठीक है, तो वो कौन सा होगा, वो वेन्स होगा, ठीक है ना। वेन्स क्या नॉर्मली क्या करता है, देखो मैं बताता हूं। आर्टरीज जो होता है वो ब्लड, पहली बात तो हार्ट समझो, एक मेरे पास हार्ट है, हार्ट से जो ब्लड जा रहा होगा, जिस रास्ते से जा रहा होगा, जिस पाइपलाइन से यानी जिस नस से जा रहा होगा, वो नस को हम लोग बोलेंगे आर्टरीज। और जो ब्लड लेके आ रहा है हार्ट के पास, टुवर्ड्स द हार्ट आ रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे वेन्स। बस इतना याद रख लो, बाकी चीजें मत याद रखो, लेकिन इतना याद रख लो, आर्टरीज ब्लड को अवे लेके जाता है हार्ट से, और वेन्स ब्लड को पास लेके आता है टुवर्ड्स द हार्ट, ये आपको याद रखना है। उसी प्रकार कैपिलरीज होते हैं, जैसे हमारे ब्लड वेसल्स थे, नसें थे, अब नसें के अंदर भी छोटे छोटे नसें होते हैं। मतलब क्या होता है ना, बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जो ब्लड से कनेक्टेड रहते हैं विद द हेल्प ऑफ कैपिलरीज। तो ये एकदम फाइन हेयर लाइक वेसल्स होते हैं, मतलब नस होते हैं, लेकिन एकदम बाल जितना पतला है ना हमारा, उतना पतले पतले नसें होते हैं, छोटे छोटे नसें होते हैं। और ये किससे बने, सिंगल लेयर ऑफ सेल से बने होते हैं, और इनका मेन काम यही है ट्रांसपोर्टेशन करना, छोटी छोटी चीजें। अब छोटी इनके लिए है, लेकिन हमारे लिए सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि है ऑक्सीजन। जैसे मैंने बताया था कि आपके लंग्स के पास ऑक्सीजन पहुंचता है, और लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई होता है, जिसमें हवा जमा होता है, ऑक्सीजन जमा होता है, उसमें कैपिलरीज कनेक्टेड होती है ब्लड के पास। तो जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के पास पहुंचता है विद द हेल्प ऑफ कैपिलरीज। तो ये छोटे छोटे डिवाइसेस तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ऑर्गन्स है, ब्लड वेसल्स है, जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को और बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट को वो वहां पे लेकर जाते हैं ट्रांसपोर्ट करने का, यानी एक पाइपलाइन के स्ट्रक्चर के जैसा वो काम करते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है आप लोग को, ठीक है, ओके है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, और एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना है ब्लड के बारे में। अब ब्लड क्या है, जैसे मैंने बताया आपको कई बार कि ब्लड एक रेड कलर का लिक्विड है, फ्लूइड है। आप कभी ब्लड को छुए हाथ से, अगर आप टच करोगे तो ब्लड को, तो आपको थोड़ा चिपचिपा लगेगा, बिकॉज ब्लड जो होता है वो पानी नहीं है, ब्लड के अंदर भी बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा ये चिपचिपा महसूस होता है और थोड़ा गाढ़ा है। अगर आप पानी को ले लो और ब्लड को ले लो, तो ब्लड गाढ़ा होता है, थिक होता है ना, गाढ़ा होता है। तो ये क्या है, एक रेड कलर फ्लूइड है, जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्ट करके रखता है पूरे शरीर को। क्योंकि अगर कभी कभी ऐसा होता है आपके साथ कि आपने कभी हाथ जो है ना, हाथ ऊपर कर लिया और सो गए ऐसा, तो कभी कभी क्या होता है, आपका ये जो हाथ होता है ना, वो सुन्न पड़ जाता है। सुन्न पड़ना मतलब सेंस नहीं होता। मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि मैं कभी कभी इस तरफ सो जाता हूं, लेटता हूं, तो ऐसा हाथ मेरा दब जाता है। तो मेरा हाथ जब दब जाता है ना, तो जब मैं मॉर्निंग में उठता हूं तो मेरे को मेरा हाथ फील नहीं होता है। आपके साथ हुआ है कभी ऐसा? और ये एक्चुअल में नहीं होना चाहिए, इट इज नॉट ए गुड साइन। मैं भी डॉक्टर को चेकअप करा दूंगा जब मुझे समय मिल जाएगा, लेकिन इट इज नॉट ए गुड साइन। बट क्या होता है, कभी आपके साथ महसूस हुआ है क्या? कमेंट में करके बताना कि आपका हाथ आपको पता नहीं चलता है, मतलब हाथ है आपका, लेकिन आपको ना अपना हाथ को उठा नहीं पा रहे हो, आप फिंगर को मूव नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि होता यह है नॉर्मल तौर पे कि आपके जो हाथ है आपने दबा के सोए या फिर इस डायरेक्शन में करके सोए कि ब्लड जो है वहां से निकल गया, बहुत गिने चुना ब्लड प्रेजेंट रहेगा वहां पे, जिसकी वजह से आपको फील नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप अगर थोड़ा हाथ को सीधा कर लो, थोड़ा हाथ को ऐसा पटक के झटका करो, थोड़ा ऐसा मालिश कर दो हाथ के ऊपर, तो धीरे धीरे ब्लड जो है यहां पे आना शुरू होता है और आपको अपना हाथ महसूस होना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि ब्लड ने आपके हाथ को कनेक्ट कर दिया, एंड दैट्स व्हाई ब्लड इज द कनेक्टिव टिश्यू, जो पूरे शरीर को जोड़े रखता है और पूरे शरीर में वो घूमता रहता है ताकि आपके सही सलामत सभी ऑर्गन्स जो है वो काम कर सके। ठीक है, अब इसका टेस्ट जो होता है सॉल्टी होता है। सभी ने अपना अपना खून तो टेस्ट किया ही होगा, जिसने नहीं किया वो करके देख ला। कभी हम बचपन में क्या होता ना, हमें चोट लग जाती थी तो हम क्या करते थे, उसको ब्लड को सक करते थे, क्योंकि हमें बचपन से ये सिखाया गया कि हमारा जो सलाइवा होता है, जो थूक होता है, अगर वो हम हमारे ब्लड पे लगाते हैं तो हमारे सलाइवा के अंदर भी कुछ ऐसे चीजें प्रेजेंट होती है, एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, जो उस जर्म्स एंड बैक्टीरिया को किल कर सकता है और थोड़ा हमें एक रिलैक्स महसूस करवा सकता है। मतलब इन टर्म्स, नॉट इन टर्म्स ऑफ पेन, पेन नहीं, दर्द नहीं ठीक करेगा, लेकिन फिर भी वो जख्म को थोड़ा बहुत वो क्योर करने की ताकत रखता है। तो कभी कभी अक्सर बचपन में चोट लगती थी तो हम लोग ऐसा सक करते थे ब्लड को। ठीक है, तो ब्लड जो होता है वो थोड़ा सा नमकीन होता है, सॉल्टी टेस्ट होता है, थोड़ा नमक जैसा लगेगा आपको, और उसका जो पीएच होता है वो होता है 7.4, मतलब स्लाइटली बेसिक इन नेचर। अगर आपको पता ही होगा
नहीं पता तो फिर भी बता देता हूं। आपको पता है कि जो पीएच पेपर होता है, अगर आप उससे चेक करोगे या फिर किसी का पीएच चेक करोगे, तो अगर 7 है तो न्यूट्रल है, लेकिन 7 के इस तरफ जाएगा 8 9 जाएगा कहीं पे भी, और अगर इस तरफ जाएगा तो 6 5 जाएगा। तो अगर ये है तो ये तो न्यूट्रल हो गया, लेकिन अगर इस तरफ गया तो वो बेसिक है या फिर अल्कलाइन बोलते हैं हम लोग नॉर्मल तौर पे, अल्कलाइन है, लेकिन 7 से कम है तो उसको एसिडिक बोलते हैं। तो ब्लड क्या है 7.4 है, मतलब 7 से ज्यादा है, मतलब ये क्या है अल्कलाइन इन नेचर है। तो ब्लड इज अल्कलाइन और बेसिक इन नेचर, नॉट एसिडिक इन नेचर, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो ब्लड है इसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट मेन चीज प्रेजेंट, जैसे मैंने बोला कि ब्लड सिर्फ एक पानी नहीं है, उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है। तो ब्लड के अंदर क्या है, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और ब्लड सेल्स भी कई सारे प्रकार के होते हैं। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं। तो जो ब्लड सेल्स सॉरी प्लाज्मा जो होता है सबसे पहला प्रकार, तो प्लाज्मा क्या है, एक येलोइश कलर का, पेल येलो यानी हल्का व्हाइटिश येलो कलर का एक लिक्विड होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लिक्विड है, जो जिसके अंदर लगभग 90 to 92% मतलब लगभग 92% पानी प्रेजेंट है, लगभग 6 to 8% प्रोटीन प्रेजेंट है, और लगभग 1 to 2% जो है ऑर्गेनिक सॉल्ट्स प्रेजेंट है, जो कि ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है और बहुत सारी चीजों को कॉज करता है, जैसे वो बीमारियों से लड़ने के लिए, ब्लड के लिए, ऐसे कई सारी चीजों के लिए हेल्पफुल होता है। अब इससे भी इंपॉर्टेंट चीज है ब्लड सेल्स। अब जैसे मैंने बताया ब्लड सेल्स भी कई सारे प्रकार के होते हैं। तो पहला है आरबीसी, मतलब ब्लड सेल्स, सेल है ना वो एक, ब्लड के अंदर भी सोचो सेल्स प्रेजेंट है, ब्लड एक लिक्विड है लेकिन उसके अंदर भी सेल्स प्रेजेंट है, सोचो। तो ब्लड सेल्स का पहला टाइप है आरबीसी, जिसको बोलते हैं रेड ब्लड कार्पस्कल्स, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं इसको। तो रेड ब्लड कार्पस्कल्स क्या है, आरबीसी का नाम सुना है, कभी सुना है? डॉक्टर बोलता है यार तुम्हारे शरीर में आरबीसी की कमी हो गई है। तो रेड ब्लड कार्पस्कल्स क्या है, रेड इन कलर होता है। रेड क्यों है, बिकॉज ऑफ द हेमोग्लोबिन पिगमेंट, एक हेमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो इस सेल को या फिर कार्पस्कल को रेड कलर प्रोवाइड करता है। और ये लगभग आपके शरीर के अंदर जो पर मिलीमीटर क्यूब, पर एमएम क्यूब, यानी एक छोटा सा मिलीमीटर, आपको पता है ना, 1 मिलीमीटर क्यूब का एक एरिया का ब्लड निकाल लो, 1 एमएम क्यूब ब्लड निकाल लो, उसमें लगभग 50 से 60 लाख आरबीसी प्रेजेंट होंगे। तो सोचो यार 1 मिलीमीटर क्यूब कितना होता है, इतनू सा होगा यार, एक इतनू सा ब्लड के अंदर, इतनू सा मतलब एक हेयर जितना पतला होता है, उसे थोड़ा सा ही आसपास लगभग 50 से 60 लाख आरबीसी के सेल्स प्रेजेंट होंगे। डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स, व्हाइट ब्लड सेल बोल लो, ये थोड़े से बड़े होते हैं एज कंपेयर टू रेड वाले। रेड वाले सेल से थोड़ा व्हाइट वाले थोड़े से बड़े होते हैं, थोड़ा सा न्यूक्लिएटेड होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, कलरलेस होते हैं, इसका कोई कलर नहीं है, व्हाइट नाम है लेकिन कोई कलर नहीं होता। ये कहां प्रोड्यूस होता है, इट प्रोड्यूस इन द रेड बोन मैरो। आपके शरीर में हड्डी होती है, हड्डी के अंदर क्या होती है, मैरो होती है। कभी आपने चिकन खाया होगा, लेग पीस खाया होगा, तो लेग पीस के अंदर क्या होता है ना, एक हल्का सा ब्राउनिश कलर का या फिर ब्लैकिश कलर का, एक्चुअल में रेड होता है लेकिन पकने के बाद थोड़ा ब्राउन हो जाता है वो। तो आपने खाया होगा, बहुत सारे लोग उसको लाइक सक करते हैं, चूसते हैं ना एकदम हड्डी को, फिर वो मटन में भी होता है। बहुत सारे लोग जो नॉन वेजिटेरियन है, जो वेजिटेरियन है प्लीज आप इग्नोर कर देना ये सब चीज को, लेकिन वो चीज जो होती है वो बोन मैरो होती है। तो रेड बोन मैरो के अंदर ये डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फाइटिंग द डिसीज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो डिसीज होती है हमारे शरीर में, जो बैक्टीरिया जो वायरसेस आते हैं ना, उससे हमें प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है, ये डब्ल्यूबीसी ही प्रोवाइड करता है। एंटीबॉडीज एक अलग कंसेप्ट है, लेकिन डब्ल्यूबीसी इज ऑल्सो वेरी रिस्पॉन्सिबल टू फाइट अगेंस्ट द डिसीज। एंड ये लगभग 1 मिलीमीटर खून के अंदर लगभग 5K to 10K यानी 5000 से लेके 10,000 के आसपास डब्ल्यूबीसी के सेल्स आपको पाए जाते हैं। तीसरा जो ब्लड सेल्स है वो है दोस्तों आपके लिए प्लेटलेट्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपका खून, जैसे मैंने मतलब बताया कि वो पानी नहीं है, एकदम पतला नहीं है, थोड़ा गाढ़ा है। तो ये जो गाढ़ापन जो आ रहा है ना, ये प्लेटलेट्स की वजह से आ रहा है, जो कि एकदम एक्सट्रीमली स्मॉल सेल्स होते हैं, डिस्क शेप होता है इसका शेप, और ये हेल्प करता है ब्लड को क्लॉट करने में। क्यों ब्लड क्लॉट करता है, क्योंकि आपके शरीर में अगर बाई चांस कभी कट लग गया, चोट लग गई, तो आपका खून हमेशा बहता रहेगा क्या? नहीं, क्योंकि अगर खून बह गया तो यार मुझे लगता है 1 घंटे 2 घंटे के अंदर पूरा शरीर में से खून निकल जाएगा और हम मर जाएंगे। तो ऐसा ना हो, इसके लिए नेचर ने हमें इस प्रकार बनाया कि खून के अंदर एक प्लेटलेट्स नाम का चीज है जो खून को गाढ़ा करता है, और एक ऐसा चीज है विद द हेल्प ऑफ जो हमने अभी प्लाज्मा थोड़ी देर पहले पढ़ा, उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे वाइटामिन एंड बहुत सारे ऐसे हॉर्मोन्स होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। प्रोथ्रोम्बिन हो गया, फाइब्रिनोजन हो गया, ऐसे कई सारे और चीजें होते हैं जो हम लोग आगे जाके जब आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे 11वीं वगैरह में बायो पढ़ोगे तो आपको ज्यादा डिटेल में समझने मिलेगा। तो ये सब विटामिन के जो होता है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो आपका जब चोट लग जाता है तो खून अगर एकदम पतला होता है तो वो आसानी से ब्लड से निकल जाता है। और एक चीज बताऊं, ये प्लेटलेट्स होना बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए भी है क्योंकि अगर मान लो कि आपका खून है तो खून तो बह रहा है ना, अगर मैं यहां से कट मारूं तो खून निकलेगा, लेकिन ये स्किन जो है ये क्या कर रहा है, खून को रोके रखा है। लेकिन अगर जो हमारा खून होता है वो एकदम पानी जैसा पतला होता तो खून तो स्किन के से ऊपर से भी निकल के आता। जैसे
हमें पसीना होता है, तो पसीना क्या है, एक पानी जैसा पतला चीज है, तो पसीना होता है तो वो तो हमारे स्किन के अंदर से निकल जाता है, तो सोचो ब्लड भी अगर पतला होता तो वो स्किन के ऊपर से डायरेक्ट निकलता, और इसीलिए ब्लड जो है वो मोटा होता है बिकॉज ऑफ प्लेटलेट्स, कि वो डायरेक्ट यहां से स्किन के थ्रू बाहर ना निकले, जब तक कट ना लगे तब तक बाहर नहीं निकलेगा, और इसीलिए प्लेटलेट्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन एक बीमारी हो जाती है, मान लो कभी, कौन सी बीमारी बताओ, अगर आपको मलेरिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया, डेंगू हो गया खासकर, तो जब ऐसी बीमारी जब होती है खासकर डेंगू, तो उसमें होता क्या है कि जो प्लेटलेट्स होते हैं ना ये बहुत कम हो जाते हैं। एक्चुअल में कितने होने चाहिए, लगभग 1 मिलीमीटर क्यूब के ब्लड में लगभग 2.5 से 4 लाख, 2.5 लाख से 4 लाख प्लेटलेट्स होने चाहिए, लेकिन जब डेंगू हो जाता है तो ये 1 लाख से नीचे आ जाता है, ठीक है, बहुत कम हो जाता है। तो क्या होता है, प्लेटलेट जब कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर शरीर के अंदर जो खून है और खून के अंदर जो प्लेटलेट्स है वो कम हो गया तो खून पतला होने लगेगा, और जब खून पतला होने लगेगा ना तो आपके बॉडी के ऊपर से खून निकलना स्टार्ट हो जाएगा, और ऐसी चीजें हो जाएगी कि आपकी डेथ भी हो सकती है। और इसीलिए डेंगू वगैरह जब होता है तो बहुत सारे लोग की डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द प्लेटलेट्स, और इसीलिए आपको डॉक्टर बोलता है या फिर डॉक्टर आपको जल्दी से जल्दी दवाई देता है ताकि प्लेटलेट्स बढ़ाया जा सके। तो प्लेटलेट जब नॉर्मल हो जाएगा, इस रेंज में आ जाएगा, 2.5 से 4 लाख के काउंट में आ जाएगा, तब जाके आप नॉर्मल हो पाओगे। तो यही एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। क्लियर, समझ में आ गया, ओके। हाँ, अब ये हो गया ब्लड के बारे में बात। ब्लड क्या था, ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें, प्लाज्मा है, ब्लड सेल्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। अब ह्यूमन ब्लड ग्रुप क्या होता है, जैसे हमारा जो खून होता है ना, ये 4 प्रकार का होता है। मेरा खून, और हो सकता है किसी दूसरे इंसान का खून अलग अलग हो, अलग अलग मतलब ब्लड ग्रुप होता है, उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है वो अलग है। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू स्टडी 4 हिस्सों में ब्लड को बांटा हुआ है, 4 ग्रुप में बांटा हुआ है, जो कि है ए, बी, ए बी और ओ। तो ब्लड ग्रुप ए, जैसे मान लो कोई इंसान है उसका ब्लड ग्रुप ए है, तो वो ब्लड ग्रुप ए जो है वो ए वाले को ही दे सकता है, किसी का बी है तो वो बी वाले को ही दे सकता है, बी वाली से ही ले सकता है। लेकिन ये जो ब्लड ग्रुप दिख रहा है आपको ए बी, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। और ये जो ओ दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। मतलब अगर किसी इंसान का ब्लड ग्रुप ओ है, ओ पॉजिटिव है, तो वो क्या कर सकता है, हर एक को दे सकता है। डोनर मतलब क्या होता है, हर एक को दे सकता है। मतलब अगर मेरा मान लो ओ है, अगर मेरा ब्लड ग्रुप ओ है तो मैं ए वाले को भी दे सकता हूं, जिसका ब्लड ग्रुप ए है, उसका खून की कमी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, खून चाहिए उसको, तो ओ ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, और खुद को भी दे सकता है, यानी ओ वाले को ही दे सकता है। लेकिन ले किससे सकता है, ले किससे सकता है बताओ, ले किससे सकता है, सिर्फ और सिर्फ ओ से ले सकता है, ले सबसे नहीं ले सकता, क्योंकि ये डोनर है, रिसिपिएंट नहीं है, ठीक है। अब ए बी की बारी है, तो ए बी क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, मतलब सबसे ले सकता है। ए बी जो है ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ओ तो दे ही रहा है सबको तो वो ले ही लेगा, लेकिन दे किसको सकता है, ये ए बी किसको देगा, सिर्फ ए बी को ही दे पाएगा। ले सबसे सकता है लेकिन दे सिर्फ ए बी को ही पाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्लियर। अब अगला टॉपिक क्या है, यहां पे ब्लड का तो समझ में आ गया, 4 ग्रुप कौन से। अब ये ब्लड बैंक, ब्लड बैंक क्या होता है, ये एक ऐसा बैंक है, आपने नॉर्मल बैंक सुना होगा जिसमें आप पैसे रखते हो, वैसे ब्लड बैंक होता है कि एक ऐसा हॉस्पिटल या फिर एक ऐसा जगह होता है जिसमें अलग अलग ब्लड ग्रुप्स के सैंपल्स या फिर ब्लड जो होते हैं ना वो रखे जाते हैं, ताकि अगर कुछ एक्सीडेंट्स होता है, खासकर हॉस्पिटल्स वगैरह में ये होते हैं कि अगर एक्सीडेंट होता है जिसमें खून बह गया, तो यहाँ पे खून रखा जाता है फ्रीज करके, या फिर कोई एक टेक्नोलॉजी होती है उसके हेल्प से, और उसको जब जरूरत होती है किसी पेशेंट को तो वहां पे ब्लड जो है पहुंचाया जाता है, और इसीलिए कहा जाता है कि ब्लड डोनेट करना चाहिए। तो वही टॉपिक है ब्लड डोनर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे मैंने अपने लाइफ में 2 बार ब्लड डोनेट किया है, मतलब अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा भी मत करो ताकि आप बीमार पड़ जाओ या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाए। तो मैंने जब मैं एक इंजीनियरिंग के टाइम था तब दिया था, इंजीनियरिंग पास आउट होने के बाद मैंने एक बार ब्लड डोनेट किया है, मेरे पास सर्टिफिकेट भी है। तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हो आफ्टर द एज ऑफ 18, ठीक है। ब्लड देना चाहते हो तो जो इंसान ब्लड देता है वो ब्लड डोनर कहलाता है, जो इंसान ब्लड लेता है उसको ब्लड रेसिपिएंट कहते हैं, यानी ले रहा है तो ब्लड रेसिपिएंट कहते हैं, करेक्ट है, समझ में आ गया। चलो लास्ट टॉपिक है ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर क्या होता है, कभी भी आपने सुना होगा कि यार अरे इसका बीपी हाई हो गया, सुना है कि नहीं, अरे मेरे पापा का ना बीपी लो हो जाता है, मेरे पापा का बीपी हाई हो जाता है। तो व्हाट डू यू मीन बीपी, बीपी इज नथिंग बट द ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर इज एक्चुअल में क्या, प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ द आर्टरीज। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, आर्टरीज क्या है, एक टाइप का ब्लड वेसल, एक टाइप का नस है, वो आपके हार्ट से लेके अलग अलग ऑर्गन्स तक ब्लड पहुंचाने का काम करता है, अवे फ्रॉम द हार्ट, करेक्ट है। लेकिन जब वो ब्लड पहुंचा रहा था, कभी कभी ऐसा होता है कि आर्टरीज दब गया, या फिर ब्लड का प्रेशर इतना जाता है कि वो जो वॉल होता है, यानी कि जो पाइपलाइन है,
जो नस है उसके बाहर की तरफ वो क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिससे आपका बीपी जो है हाई हो जाता है, जिससे कई सारे और कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर राइजेस टू हाइपरटेंशन ऑल्सो, हाइपरटेंशन हो जाता है जिससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। तो ये बहुत ही जरूरी चीज है, इसीलिए बीपी जो है नॉर्मल रेंज में रहना चाहिए, ना लो होना चाहिए ना हाई होना चाहिए। तो उसके लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। अब कैसे पता चलेगा कि लो है हाई है? ये मेजर्ड होता है, एक डिवाइस है जिसको बोलते हैं स्पिग्मोमैनोमीटर। तो स्पिग्मोमैनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है, आपने देखा होगा एक पट्टा होता है, पट्टा, वो पट्टे को हाथ पे ऐसे एकदम टाइट बांध दिया जाता है, एक पाइप लगा होता है और एक वहां पे ये होता है स्पंज जैसा चीज होता है, इसको दबाना पड़ता है। तो जैसे आप उसको दबाओगे 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 तो प्रेशर जनरेट होता है और वो पट्टे के पास एक डिवाइस होता है मैनोमीटर का, जिसमें रीडिंग्स आती हैं। तो उससे पता चलेगा कि आपकी जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल है कि नहीं है। तो ये बहुत जरूरी चीज है। ये सब चीजें आपको हॉस्पिटल्स में और कई सारी जगह आपको देखने मिल जाती है। आजकल तो घर पे भी लोग खरीद के लाते हैं, मार्केट में मिल जाता है आजकल ब्लड प्रेशर का डिवाइस, स्पिग्मो मैनोमीटर मिल जाता है, वो लेके आके खुद ही चेक कर लेते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों? तो बस यही था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने पूरा चैप्टर का बचा हुआ हिस्सा, ब्लड सर्कुलेशन का पार्ट पूरा कंप्लीट कर दिया और इसी के साथ ये पूरा एंटायर चैप्टर हमने रिवाइज करा दिया है 2 लेक्चर के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो इसी के साथ एंड करते हैं। लेकिन ऐसे और भी चैप्टर्स के जो बचे हुए हैं उसका रिवीजन हम लेकर आते रहेंगे। मैथ्स के तो चल ही रहे हैं रिवीजन, साइंस के भी आपको मिल रहे हैं। वैसे तो पूरा सिलेबस हमने पहले ही पढ़ा रखा है, तो आप अगर लेक्चर देखना चाहते हो तो आप लेक्चर भी देख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? तो बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से आप कमेंट करके हमें बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। ये जो मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है, तो प्लीज अपने दोस्तों को भी बताइए हमारी इस मेहनत के बारे में। और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि वीडियोस जब भी अपलोड होंगे आप लोग को नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।